भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आपको बहुत सारा होमवर्क दिया था हमने बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स वाला। जनरल बायोलॉजी भी था उसमें, जेनेटिक्स भी था, सेल बायोलॉजी भी था, साइटोजेनेटिक्स जिसको कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, और जेनेटिक्स के मेंडल्स लॉ भी बताया था आपको। दो तीन चीज़ें और लिख लीजिए उसके अंदर। शायद मैंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी बताया होगा डार्विन का, और उसके साथ यूजेनिक्स भी जोड़ दीजिएगा। यूजेनिक्स, फ्रांसिस गाल्टन का यूजेनिक्स का सिद्धांत। हालांकि अनएथिकल है वो। अनएथिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें जो बात होती है कि केवल अच्छे व्यक्तियों को ही विवाह करना चाहिए, अच्छी नस्ल का ही विकास होना चाहिए। तो जो कमज़ोर हैं, जो मंदबुद्धि हैं, या जो अच्छे नहीं दिखते हैं, ठिंगने हैं, जिनमें शारीरिक गुण अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोगों का विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनसे फिर संतानें भी उसी प्रकार की उत्पन्न होती, तो समाज में कमज़ोर सदस्य पैदा होते हैं। तो समाज में, सोसाइटी में सब सदस्य जितने भी हों, मेंबर्स फ्यूचर में, वो सब काफ़ी अच्छे हों, हेल्दी हों, अच्छे गुणों से युक्त हों। तो एरिस्टोटल भी यही बोलता था, बट फ्रांसिस गाल्टन एक तरह से जेनेटिक्स के हिसाब से बात करते थे, क्योंकि जीन्स अच्छे होंगे तो समाज में लोग अच्छे होंगे। खास करके क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों का विवाह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल के बच्चे क्रिमिनल होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि क्रिमिनल भी एक तरह के हार्मोनल, ये इनहेरिटेंस वाला मामला है। हार्मोनल नहीं, मतलब क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस है, ठीक है ना। तो स्वभाव जो व्यक्ति का होता है वो क्रोमोजोम पे होता है। तो फ्रांसिस गाल्टन का ये सिद्धांत जो है अनएथिकल माना जाता है, क्योंकि हम तो बात करते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी, तो फिर ब्राह्मण जो पहले करते थे वो यही तो करते थे ना। पहले के समय में ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च मान करके, मनुस्मृति में यही लिखा गया है कि शूद्र को वेद पढ़ने का और वेद सुनने का अधिकार नहीं है। अगर वो पढ़ लेता है तो उसकी ज़बान काट दो, सुन लेता है तो कान में शीशा भर दो, क्योंकि वो किसी भी हित। तो यही बात तो रामचरितमानस वाले पे अभी विवाद बना हुआ है कि जो वो श्लोक है, दोहा है कि उनको पीटना चाहिए, तो बोलते हैं ताड़ना का मतलब शिक्षा देना है, लेकिन वो सूट नहीं करता ना, क्योंकि ढोल को कैसे शिक्षा देंगे? ढोल को तो पीटते हैं तभी आवाज़ आती है ना, ढोल को तो शिक्षा नहीं दी जाती। तो वो बोलते नहीं, इसका मतलब अच्छी तरह से केयर। तो ढोल की कौन सी केयर करते हैं? तो ढोल के साथ तो वो फिर पीटने वाला ही सूट करता है ना। तो वो ठीक है, वो देशी तरीका था। बहुत सारे लोग लिख के गए उस समय में, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लिख के गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा साहित्य उनका खराब है, सारा साहित्य खराब नहीं है। रामचरितमानस तो बहुत ही सुंदर और बहुत मधुर भाषा में लिखा हुआ एक चरित्र वर्णन है, और उससे न जाने कितने लोगों ने युगों युगों तक प्रेरणा ली है। युगों युगों तक मतलब 400 साल से भी, अगर 500 साल की भी बात करें तो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो समय है, उस समय तक ऐसे ग्रंथ लिखे नहीं गए थे। तो फर्स्ट टाइम कोई ऐसे ग्रंथ लिख रहा है और इस तरह से कोई बात कर रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल नई शैली है वो लिखने की, जिसको गाया जा सकता है। चौपाइयाँ जब गाते हैं तो कान में पड़ती है तो बहुत मधुर होती हैं। उसमें कुछ चीज़ें हो सकती है जो, क्योंकि हर व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी नहीं होता है ना, पूरा का पूरा ब्रह्मा जी तो हर आदमी कंप्लीट तो नहीं हो सकता। हर व्यक्ति में कुछ कमियां हो सकती हैं। हर व्यक्ति अपनी कुछ, कई बार वो जो जिस इंटेंशन से कहना चाह रहा है वैसे शब्द उसको प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, तो वो नहीं बता पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं खिलाड़ियों में, तो हर व्यक्ति ऑलराउंडर नहीं होता क्रिकेट में। तेंदुलकर की कुछ कमियां थी, तो धोनी की भी कुछ कमियां थी, तो विराट कोहली की भी कुछ कमियां, लेकिन इससे इनको आप लीजेंड मानने से मना तो नहीं कर सकते।
तो वो सब चीज़ें ठीक है अपनी जगह। और समय के अनुसार साहित्य की व्याख्या को भी समय के अनुसार गतिशील होना चाहिए, विज्ञान को भी गतिशील होना चाहिए, समाज को भी गतिशील होना चाहिए, धर्म को भी गतिशील होना चाहिए। जो बहता रहता है, गतिशील होता है, डायनेमिक होता है, वो साफ रहता है, सुगंधित रहता है और प्रेरणा देने वाला और यूज़फुल रहता है। और जो अटक जाता है, बोलता नहीं यही सत्य है और हमने जो बोल दिया है वही सही है, और जो अपने आप को बस श्रेष्ठ सिद्ध करता रहता है और बोलता है कि यही ठीक है और उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। जो बदलाव नहीं करता वो नष्ट हो जाता है। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लचीला है, इसलिए उसको बोलते हैं उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। इतने संविधान संशोधन हुए इसलिए वो बचा हुआ है, अगर वो रिजिड होता तो नष्ट हो जाता, ख़त्म हो जाता अभी तक। तो एडाप्टेशन यहाँ जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको यही शब्द है। अगर मनुष्य ने अगर एडाप्टेशन नहीं किया होता क्लाइमेट के हिसाब से, दूसरे जानवरों के हिसाब से, जैसा जैसा मौसम बदलता गया, जैसे जैसा क्लाइमेट होता गया, जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, मनुष्य के अंदर एडाप्टेशन आता गया। पहाड़ों पे ऊंचे नॉर्दर्न रीजन में अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर लोगों की नाक लंबी होती है ठंडे क्षेत्रों में, क्योंकि ठंडी हवा होती है तो वो फेफड़ों तक जाएगी, तब तक उस नली में से गुजर के जाएगी तो गर्म हो जाएगी। और आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो नाक छोटी होती है, बहुत छोटी नाक होती है और गर्मी बहुत होती है। सदर्न हेमिस्फीयर में गर्म क्षेत्र है तो वहाँ नाक छोटी होती है, रंग काला होता है। नॉर्दर्न में आप जाएंगे तो रंग गोरा होता है। तो ये एडाप्टेशन है, ये बदलाव है, प्रकृति के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, समाज के हिसाब से बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। महादेव गोविंद रानडे ने कहा है कि धर्म गतिशील होना चाहिए। धर्म और संप्रदाय नष्ट हो जाते हैं यदि वो गतिशील नहीं है, समाज के हिसाब से अनुकूलित नहीं होते हैं। इसलिए लोगों के हिसाब से, समाज के हिसाब से, जीवन शैली के हिसाब से धर्म को भी, संप्रदाय को भी, और जो खास करके धर्म की व्याख्या करने वाले लोग हैं उन्हें अपनी मति को, अपनी बुद्धि को दुरुस्त करना चाहिए, ठीक करते रहना चाहिए, तभी वो सस्टेन करेंगे। अदरवाइज वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि समय जो है उसको माफ़ नहीं करेगा ना, समय के हिसाब से ठीक नहीं होता। इसलिए आप देखोगे जब हम अमेरिका में हवन कराते हैं, ब्रिटेन में कराते हैं, तो हम उनको कुर्सी दे देते हैं, बीच में हवन कुंड रख देते हैं टेबल पे और चारों तरफ कुर्सियाँ लगा देते हैं, क्योंकि वो जीन्स पहनते हैं और वो इस तरह से पहनते हैं कि टाइट रहता है तो नीचे बैठ ही नहीं सकते। कई लोगों को ऐसे पालथी मार करके बैठना आता ही नहीं है, जैसे हवन में बैठा जाता है ना, वैसे बैठना उन्होंने जीवन में कभी नहीं बैठे, वो पूरी ज़िंदगी में कभी बैठे ही नहीं है ऐसे। वो तो पहली बार आप बिठाओगे तो और पाँव मुड़ जाएगा, उसको प्रैक्टिस ही नहीं है वैसे बैठने की। अब ऐसे लोगों को भी अगर आप हवन में बिठाना चाहते हो तो हमने अनुकूलित कर दिया, वो हवन का स्वरूप वैसा बना दिया। अभी भी कई लोगों को डॉक्टर ने मना किया है कि आप नीचे नहीं बैठेंगे। कई लोग नीचे बैठ जाते हैं तो फिर उठ नहीं पाते हैं, 3 लोग 4 लोग मिल करके उठाते हैं उनको। तो ऐसे लोग भी अगर हवन करना चाहें तो हम उनको कुर्सी पर बिठा देते हैं, वो आहुति डाल देते हैं। अब आप कहोगे नहीं ये तो गलत है, हवन तो हवन के नियमों से ही होगा, तो फिर तुम बैठे रहो, फिर तुम हवन का विस्तार नहीं कर सकते, सारे लोगों के लिए नहीं कर सकते, ये सबके लिए है। और सबके लिए सुलभ बनाना है तो आपको कुछ न कुछ उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ गुंजाइश रखनी पड़ती है। इसलिए धर्म हो, धार्मिक ग्रंथ हो, सारी चीज़ें कोई रिजल्ट नहीं है, ये मानव के लिए है, मानव धर्म के लिए नहीं है। धर्म मानव की सुविधा के लिए, ठीक है ना, मानव की सुविधा के लिए धर्म है, मानव का जीवन सुगम बनाने के लिए है, इंसान को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है। धर्म एक टूल है, एक साधन है, धर्म साध्य नहीं है। मानव का जीवन सफल हो ये लक्ष्य होना चाहिए कि मानव का जीवन सफल होना चाहिए। धर्म उसमें एक टूल है, विज्ञान एक टूल है, साहित्य एक टूल है, शिक्षा एक टूल है, रिसर्च और जो भी हम करते हैं, शोध करते हैं, साइंस करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सब एक टूल है, एक टूल पर है, मीन्स है, एंड्स नहीं है। लोगों ने उसको एंड्स बना दिया कि इसके लिए सब कुछ करना है, ये गलत है। ये अगर आप सोच रहे हैं तो फिर ये आप अभी विवेकानंद को नहीं समझ पाए हैं, अभी आप दयानंद सरस्वती को नहीं समझ पाए, अभी आप इस धरती के आदि गुरु शंकराचार्य को नहीं समझ पाए, अद्वैतवाद को। तो फिर तो समझ में किसी को आया नहीं है। तो फिर तो आपको व्याख्याएं, सिद्धांत, इतिहास, धर्म सब पढ़ने की ज़रूरत है, धर्मशास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना, फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। उससे उनकी दरअसल मैं जो बात कह रहा हूँ इससे दुकान नहीं चलती ना, इससे चंदा नहीं आता, इससे दक्षिणा नहीं आती,
इससे बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मठ स्थापित नहीं होते, फ्री का खाना नहीं मिलता, क्योंकि ये तो बड़ी रैशनल चीज़ है, ये तो बड़ी तार्किक चीज़ है, ठीक है। और मैं जो ये व्याख्या कर रहा हूँ इसका कोई कटाक्ष काट नहीं पाएगा इसको। उसका कारण है कि ये बिल्कुल ही धार्मिक है, बल्कि आध्यात्मिक है। प्योर धर्म यही है, प्योर रिलीजन यही है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जितना साहित्य लिखा है उसमें यही रैशनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। हर जगह साइंस को लेके चलते हैं, हर जगह विज्ञान को आगे रखते हैं, ठीक है। और नागरिक कर्तव्यों की बात करते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करते हैं। फूट की बात उन्होंने कभी नहीं की, उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की, हमेशा नेशनल इंटीग्रिटी को फर्स्ट रखा, ठीक है। और खुद के सुधरने पे ज़्यादा ध्यान दिया, दूसरों को सुधारने की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा अपने आप सुधर जाएगी, सबसे ज़्यादा खराब तुम ही हो, सबसे ज़्यादा सुधार की ज़रूरत तुम्हें ही है, तो इसलिए अपने सुधार की बात करो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये सिद्धांत देने वाला शायद ही कोई व्यक्ति दूसरा जो है सीधा सीधा अपने सुधार की बात करता है। उन्होंने अपने ज़िंदगी से वो करके किया, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि जो मन में कभी कभी चलता रहता होगा कि ये कुछ चल रहा है सोशल मीडिया में, इसका क्या है, तो वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ज़्यादा झंझट नहीं है वो फिर राजनीति करना हो तो उसी का तोड़ पाड़ के लोग वो करते रहते हैं, ठीक है। असली में नहीं है, असली में उस मुद्दे में कोई दम नहीं, किसी भी मुद्दे में कोई दम नहीं है, धार्मिक और राजनीतिक किसी भी मुद्दे में दम नहीं है, क्योंकि वो सब बकवास चीज़ है। असली है सिद्धांतों का नाम भगवान है, आदर्शों का नाम भगवान है। सिद्धांतों को भगवान कहा जाता है, आदर्शों को भगवान कहा जाता है। जिस आदमी की ज़िंदगी में सिद्धांत और आदर्श जितनी ज़्यादा मात्रा में उतरते जाते हैं वो भगवान को प्रिय होता जाता है, वो भगवान के बहुत नज़दीक होता है। भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो सिद्धांतों और आदर्शों पे चलते हैं, ठीक है ना। भगवान राम ऐसे ही लोगों को पसंद करते थे, निर्मल मन वाले लोगों को पसंद करते। तभी तो हम गाना गाते हैं ना, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, तो उसमें बोलते हैं ना, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते हैं। तो शबरी के घर जाते हैं, छोटे छोटे लोगों के पास जाते हैं। भगवान हमेशा छोटे लोगों के पास जाते हैं। रामायण से, भगवान राम से, रामचरितमानस से एक ही शिक्षा मिलती है कि छोटे लोगों का ख्याल रखो, छोटे लोगों के नज़दीक जाओ, उन्हें प्यार करो, उन्हें प्रेम की ज़रूरत है, उन्हें सहायता की ज़रूरत है। तो जो भी बड़ा होता है, जिसे भी बड़ा कहा गया, जो भी महाजन है, महाजन कहते थे पुराने समय में, महान व्यक्ति जो होता था उसको महाजन कहा जाता था। तो वो व्यक्ति जो है हमेशा ऐसे व्यक्तियों की मदद करता है, छोटे लोगों का ख्याल रखता है। ये महानता का लक्षण है, यही ग्रेटनेस है छोटे लोगों का। भगवान कृष्ण भी छोटे लोगों में जाते हैं, छोटे लोगों को सपोर्ट करते हैं। गोवर्धन तो वो अकेला उंगली पे ऐसे उठा लेते हैं, बट सबको कहते हैं कि आप अपनी लाठी लगा दो, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। अब लाठी लगाने से थोड़ी हो, तो ये जो पूरी कथा आती है गोवर्धन पर्वत को उठाने की, उसमें क्या संदेश है? उसका मैसेज यही तो है कि भगवान भी छोटे लोगों को क्रेडिट देते हैं कि हम अकेले थोड़ी कुछ कर सकते थे। यही तो डेमोक्रेसी है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। मैंने किया, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो इसका मतलब आप भगवान कृष्ण के फॉलोअर नहीं हैं। भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो आप अपने क्रेडिट दूसरों को बांट दोगे, जिसने नहीं किया उसको भी बांट दोगे, उसके भी पेट थपथपा दोगे, बहुत अच्छा हुआ। भगवान राम के भक्त हैं तो उन्होंने तो रीच वानरों का सपोर्ट ले लिया था, एनिमल्स तक का। वो तो ह्यूमन बीइंग भी नहीं थे, देखा जाए तो बंदर थे, उनको सपोर्ट दे दिया था, उनको कह दिया था कि आप ही ने किया, उन्हीं को क्रेडिट दे दिया पूरा पूरा। राजा महाराजाओं को थोड़ी लाए थे समुद्र पर बांध बनाने के लिए। समुद्र पर जो पुल बनाया था, वो जो बांध नहीं पुल बनाया था, ब्रिज जो बनाया था, वो किन्ने बनाया था? राजा महाराजाओं ने थोड़ी बनाया था। वो तो एनिमल्स हैं, उस समय मैंने बताया था प्राइमेट्स हैं, उनने बनाया था। यानी कि वो तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब से भी नीचे अगर कोई स्थिति है, वो रोज उनके साथ बैठ के शाम को मीटिंग करते थे, रोल कॉल होता था, जैसे पुलिस में रोल कॉल होता है, सेना में होता है। सब लोग इकट्ठे करके दूसरे दिन के युद्ध का प्लान करते हैं कि कल हम सुबह कितने बजे निकलेंगे, कौन किस मोर्चे में किधर से लड़ेगा। ये किनके साथ बैठ करके तय करते थे? राजा महाराजाओं के साथ थोड़ी कर रहे होते।
हमेशा जो छोटे लोगों के साथ रहा, छोटे लोगों पे विश्वास किया, छोटे लोगों को प्यार किया, उनको सहायता दी, समर्थन दिया, उन्हीं का सहयोग लिया और क्रेडिट भी उन्हीं को दिया, ऐसे लोग हमेशा भगवान कहलाए हैं। भगवान बुद्ध को भी सपोर्ट करने के लिए राजा महाराजा बहुत कम थे। अशोक तो बहुत बाद में आया था, उस समय में आम आदमी निकल करके आया था भगवान बुद्ध के लिए। गांधी के साथ में सारे स्टूडेंट आ गए थे, जितने भी स्टूडेंट थे उस समय में, जितने भी टीचर थे, छोटी छोटी नौकरियां करते। बड़े बड़े वकील तो गांधी के विरोधी थे, मोतीलाल नेहरू ने और स्वराज पार्टी बनाई थी, आपको पता है। गांधी ने कहा था हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा था गांधी के विपरीत। उन्होंने तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और वो लोग नाराज हो गए थे, बड़े बड़े लोग। जिन्ना थोड़ी गांधी के साथ आए थे, जिन्ना बहुत बड़े वकील थे, मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे। कौन लोग आए थे? टीचर आए थे, स्टूडेंट्स आए थे, छोटे छोटे लोग आए थे, बड़े बड़े वकील नहीं आए थे। वो तो बाद में जब गांधी बहुत सफल हो गए तब बहुत सारे लोग पीछे हो लिए। सफलता के बाद फिर कुछ लोग आने लगते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे लोग लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। विवेकानंद को सपोर्ट किसने किया था? बस वो खेतड़ी के महाराजा हैं, वो भी उनकी दिमाग खुल गया था उनसे, तो वो थोड़ा सा सपोर्ट नहीं। तो विवेकानंद के सारे दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त थे, वही रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी थे। कहीं पे भी देख लो, छोटे लोगों ने ही मदद की है, छोटे लोगों ने ही संसार चलाया, छोटे लोगों ने ही सपोर्ट किया है, क्रांतियां की है, आंदोलन किए हैं, देश बनाया है, राष्ट्र निर्माण किया है। बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे लोग राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। वो तो मार्क्स ने साफ ही कह दिया था कि गड्ढा खुदा है तभी तो ढेर लगा है, कहीं मिट्टी का ढेर लगा है इसका मतलब गड्ढा खुदा है, बात खत्म। तो गड्ढा खोद के कौन सा राष्ट्र निर्माण कर लोगे? बहुत सारे लोगों को गरीब बना करके आप अमीर बन जाओगे तो इसे राष्ट्र निर्माण थोड़ी कहते हैं। आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, वो तो किसी को गरीब नहीं बनाए, तो सवाल ही नहीं उठता। कहीं आप देखो, कहीं बिनी बिनी मिट्टी की खुशबू आ रही हो और बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर लगा हो तो आसपास देखना गड्ढा खुदा होगा या थोड़ी दूर पे खुदा होगा, वहाँ से मिट्टी ला के वहाँ रख दी होगी। बिना गड्ढा खुदे तो मिट्टी इकट्ठी नहीं होती ना, ढेर नहीं लगता। तो ढेर लगा है मतलब जितना बड़ा ढेर मतलब उतना बड़ा गड्ढा, उतने लोगों को गरीब बनाया। बहुत ही ज़्यादा पैसे आपके पास हैं, इसका मतलब आपने करोड़ों लोगों को गरीब बनाया, तब आपके पास इतने पैसे करने, तो दौलत आई कहाँ से? ये तो कैपिटलिज्म का सिद्धांत ही है, पूंजीवाद यही तो कहता है। अब अनपढ़ जैसी बातें ना करें। पहले तो जैसे हमसे भी अगर कोई हमारी बात को भी अगर कट करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो हमने जितना पढ़ा है ज़िंदगी में उसका 5% भी पढ़ लें, 95% मत पढ़ना, लेकिन कम से कम 5% पढ़ो, तो उसमें भी आपके 2-3 साल निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें तो फिर वो बात करने लायक रहेगा ही नहीं, उसके समझ में आ जाएगी तब तक, ठीक है। तो बात पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे उठपटांग ऐसे बात करने से नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद तो सिद्धांत बहुत क्लियर हो जाता है, क्लियर कट होता है, क्लियर कट विजन होता है, बिल्कुल बकवास नहीं होती। तो इसलिए ईश्वर सिद्धांतों के रूप में आता है, आदर्शों के रूप में आता है, और जो व्यक्ति अपने आप को वैसा ढाल लेता है वैसा हो जाता है। इसलिए हम एथिक्स की बात करते हैं। 4th पेपर का बहुत बढ़िया मैटर दिया है मैंने आपको लिखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए भगवान कृष्ण इमोशनल इंटेलिजेंस का पाठ पढ़ाते हैं। स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं ना, स्थित प्रज्ञ का मतलब इमोशनल इंटेलिजेंट। आपके इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, वहाँ शब्द आता है गीता में स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में बहुत ज़्यादा नाचता नहीं है, वैसा। तो कलेक्टर को भी स्थित प्रज्ञ ही होना पड़ता है, सिविल सर्वेंट को स्थित प्रज्ञ होना पड़ता है, जैसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। यानी आप इमोशनल इंटेलिजेंट, आपका इमोशंस जो होने चाहिए वो बड़े सांवेगिक, जो बुद्धिमत्ता के साथ आपको इमोशनल होना है। एकदम ऐसे इमोशनल नहीं हो जाना है। किसी को चोट लग गई, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया और कुछ घायल है, कुछ मर गए, तो आपको रोने नहीं बैठ जाना, आपको हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस उसी को कहते हैं, ठीक है ना। आपको एक्शन लेनी है। यूपीएससी के प्री का इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस, सबसे फेवरेट। और 4th पेपर में तो आता ही है, फिक्स है, तो वही तो है ये। और भगवान कृष्ण फर्स्ट टीचर थे इसके, वो उसी को यही, अर्जुन को यही तो समझा रहे थे, क्या तू इमोशनल हुए जा रहा है, एक्शन में आ, तू राजा है और राजा को ये शोभा नहीं देता, तुझे न्याय करना चाहिए। जिनने गलत काम किया है उन्हें दंड देना पड़ेगा, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो।
तो आप हो सकता है कि आपको फैसला लेना पड़े आपकी जाति के आदमी के खिलाफ। आपका जो सरनेम है, सामने वाले का सरनेम भी वो है, और आप कोर्ट में क्या सुन रहे हैं, कलेक्टर अपनी कोर्ट में बैठा हुआ है, तो क्या अपने जाति वाले को, अपने सरनेम वाले को फेवर कर दोगे क्या? इमोशनल इंटेलिजेंट होना पड़ेगा ना। परिवार का ही कोई आदमी है, आपके ससुराल का आदमी है, परिवार का आदमी है, साले का दोस्त है, लेकिन क्या उसका फेवर कर दोगे? नहीं कर पाओगे ना। और करोगे तो फिर वही कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ चला जाएगा। तो यही तो उसके सामने गीता ही तो आ जाती है। भगवान कृष्ण जो है वो सबसे बढ़िया मार्गदर्शन करते हैं गीता में। तो ये सब जिंदगी के फलसफे हैं, ये वो नहीं है। रामचरितमानस, रामायण, गीता, हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे महापुरुष, हमारे भगवान, ये सब आदर्श और सिद्धांत हैं जो हमारी जिंदगी में आने चाहिए। ये पढ़ने की या केवल पूजा करने की या मंदिरों में बिठाने की चीज़ नहीं है, जिंदगी में धारण करने की चीज़ें हैं और व्यवहार में लाने की चीज़ें। इनको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। उन्होंने जो कहा है उसको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए डेली लाइफ में। उन्होंने जो किया है वैसा ही करना चाहिए, उन्होंने जो बोला है उसके अनुसार चलना चाहिए। वो भक्ति है, उसको बोलते हैं भक्ति। और तब भगवान प्रसन्न होते हैं और उसकी ज़िंदगी खुशहाल बनती है ऐसे व्यक्ति की। उस पर भगवान की कृपा होती है उस व्यक्ति पे जो उन सिद्धांतों और आदर्शों के हिसाब से चलता है, उनको ज़िंदगी में धारण करता है और उनको लागू करता है। तो भगवान के आदर्शों को, सिद्धांतों को लागू करने की ज़रूरत होती है। ये पढ़ने की, मंदिरों में बंद करने की और पूजा पाठ करने की और मालाएं पहनाने की चीज़ नहीं है। भगवान कोई मजाक थोड़ी है, कोई खिलौना है उसके साथ मजाक कर रहे हो। भगवान बहुत बड़ी चीज़ है, ज़िंदगी बदल देने वाली चीज़ है। भगवान जिसकी ज़िंदगी में आता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि उसके आदर्श और सिद्धांत उसके अंदर चले जाते हैं, रोम रोम में चले जाते हैं। वो वैसा करने लगता है। भगवान ने जो कहा है वो उसकी ज़िंदगी का उद्देश्य बन जाता है। मुझे ये करना है क्योंकि ये भगवान ने कहा। वो चल पड़ता है, वो कॉन्फिडेंस आता है उसका। प्रहलाद जो है वो होलिका की गोद में बैठ गया था, कितना कॉन्फिडेंस था अपने भगवान पे। उस लेवल का कॉन्फिडेंस कि मैं जलूंगा नहीं क्योंकि मेरे साथ कोई है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसलिए ऐसे ही भक्तों की कहानियां बनी हुई है पूरे हिंदू धर्म दर्शन में, इतिहास में, पुराणों में, हमारे वैदिक साहित्य में, कहीं पे भी चले जाइए, उपनिषदों में कहानियां किसकी बनी हुई है? जिन्होंने जिंदगी में ढाला है और जिन्होंने जिंदगी में किया है उनकी कहानियां बन गई। नरसिंह मेहता की कहानी ले लो, कॉन्फिडेंस इतना होता था। रैदास की कहानी ले लो, उन्होंने कहा था ऐसा सोने का सिक्का तो मैं यहाँ से निकाल के बता दूंगा, क्योंकि ये भी तो गंगा ही है। तो हाथ डाला और ये निकाल दिया, ऐसा कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, आदर्शों में विश्वास करते हैं, तब वो कॉन्फिडेंस आता है। पूजा पाठ करने से नहीं होता। पूजा पाठ तो एक प्रैक्टिस है। किन के लिए है? जैसे कि हारमोनियम सिखाया जाता है संगीत सीखने वाले को। नया नया आदमी जब संगीत सीखने जाता है तो उसको कहा जाता है सारे गामा की प्रैक्टिस करो, और 7 सुरों की प्रैक्टिस जब वो करने लगता है तो सा के साथ 5 मिनट तक, फिर कई बार तो 5-5 दिन तक गुरुजी जो है, शास्त्री जी, उसको सा पे ही लटका के रखते हैं। बोलो सा, तो उधर से वो बटन दबाता है और उसमें से सा की ध्वनि निकलती। दोनों आवाज़ मैच हो जानी चाहिए। और ये 5 मिनट तक करो और 5-5 मिनट तक कई बार करो और 5 दिन तक करो, कई बार महीने भर तक। स्वर साधना, इसको स्वर साधना बोलते हैं। बट क्या हारमोनियम के सहारे ही संगीत होगा? नहीं, संगीत तो आपके गले से निकलेगा। वो एक, जब तक कि आपके गले से संगीत ढंग से नहीं निकलने लग जाता, सही सुर में नहीं निकलने लग जाता, तब तक के लिए वो व्यवस्था है। तो मंदिर, मूर्ति, पूजा पाठ, मंत्र, आरती, भजन, तिलक, चंदन, माला, चावल, चंदन, ये सब लगाना, जल चढ़ाना, ये सब जो है ये पूजा दर्शन का एक फिलॉसफी है। इसके पीछे की फिलॉसफी समझनी पड़ती है कि हम ये करेंगे तो ये भाव होगा, वो करेंगे तो वो भाव होगा, चंदन लगाएंगे तो मस्तिष्क शांत होगा। चंदन लगाते ही गाली दे पड़े किसी को गुस्से में,
तो फिर चंदन का अर्थ समझा ही नहीं तुम। जल चढ़ाते ही पवित्रता नहीं आई, पुष्प के साथ विचारों में सुगंधी नहीं आई, क्वालिटी नहीं है आपके उसमें, प्रसन्नता नहीं है। तो एक एक घटना के पीछे, एक एक चीज के पीछे, एक एक कर्म के पीछे जो पूजा में होता है, उसके पीछे प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, और वो जिंदगी में शामिल होना चाहिए। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर उसकी जरूरत नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को वॉकर पकड़ाया जाता है कि इसको पकड़ के चल लो, छोटी गाड़ी है, 3 पहिए वाली गाड़ी लेके आते हैं क्योंकि वो गिर ना जाए कहीं। ट्राइसिकल होती है ना, क्योंकि छोटे बच्चे को संभल, लेकिन बड़ा बच्चा भी कोई 12-15 साल का हो जाए और वैसे ही ट्राइसिकल पे जाके बैठे तो लोग हंसेंगे। तो जब आपकी प्रैक्टिस होने लगती है, जब आप ईश्वर को कनेक्ट होने लगते हैं, कनेक्शन बैठ जाता है, स्वर साधना हो गई है, अब अपने पैरों पे चल पड़े हो, ईश्वर के अनुशासन को आपने स्वीकार कर लिया है, उसके दंड और उसके पारितोषिक, उसके जो प्राइज और पनिशमेंट की थ्योरी है वो आपको समझ में आ गई कि मुझे प्राइज कब मिलेगा, मुझे पनिशमेंट कब मिलेगा, ईश्वर को क्या पसंद है, ईश्वर को क्या नहीं पसंद है, ये कैसे प्रसन्न होते हैं। ये सारी चीजें जब एक्सरसाइज में आ जाती है और हमको प्रैक्टिस में आ जाती है तो फिर उन चीजों की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, वो परफेक्शन आ जाता है। ऐसे लोग फिर केवल हल्का सा मेडिटेशन करते हैं विवेकानंद की तरह और वो समझ जाते हैं कि मुझे चल पड़ना है। इसलिए वो बोलते थे कि गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलने से ईश्वर के नजदीक जल्दी पहुंचा जा सकता है। ये बात विवेकानंद बोल जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब हम बहुत खेलते हैं और दौड़ते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और खूब पसीना आता है तो मन बहुत निर्मल हो जाता है। शरीर चूंकि स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर में स्वच्छ आत्मा, स्वस्थ मन होता है। तो ऐसा आभास होता है कि आध्यात्मिकता का एहसास होता है। आपने भी अगर 2-3 घंटा 4 घंटा खेला है और कपड़े गीले हो गए हैं और बहुत दौड़े हैं और बहुत, तो चलते हैं तो इतना अच्छा लगता है, हवा भी बहुत सुखद लगती है, हवा हमारे शरीर को छूती हुई निकलती है तो इतना अच्छा लगता है। फिर हम नहा लें इसके बाद तो और बहुत बहुत पवित्रता का भाव आता है, और उसके बाद नींद कितनी शानदार आती है और खाना कितना अच्छा आता है। तो जीवन की वो सबसे शानदार दशा होती है। बाकी समय में हम बीमार सा महसूस करते हैं, खाने की कई बार इच्छा ही नहीं होती, नींद ठीक से नहीं आ रही होती, मन ठीक से नहीं लगता है, हर किसी बात। उस आदमी से जो थक गया है, अभी 3 घंटे खेल के आया और 3 घंटे खेलने के बाद में वो बिस्तर पकड़ता है, तो उससे अगर कोई कह दो कि वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, बोले चलो भागो यहाँ से, अब कह रहा होगा मुझे नींद आ रही है, हटाओ ये सब। उसको फुर्सत ही नहीं है, उसको थकान है, उसके आंखों में इतनी नींद है, वो थक गया है। वो पवित्रता, यही तो स्थिति पहुंचती है उसके बाद, यही आध्यात्मिकता है। तो विवेकानंद वाला जो कथन है वो लेवल आ जाता है। तो ये किन लोगों में आता है? ये इन लोगों में आता है जो भगवान के दर्शन को समझ गए हैं। ये एक फिलॉसफी है और ये अनगढ़ लोगों के लिए है, ताकि आम आदमी तो इतनी सारी ऊंची ऊंची बातें नहीं समझ पाएगा, फिलॉसफी को नहीं समझ पाएगा। आम आदमी तो ईश्वर के साथ कनेक्शन इतनी आसानी से योग के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से नहीं कर पाएगा। तो भारतीय धर्म दर्शन में एक ऐसी व्यवस्था की कि गुप्त काल के आसपास खास करके मंदिर बने, और मूर्तियां तो हम जानते हैं, गांधार मूर्ति कला और 2 प्रकार की मूर्ति कला हम लोग बात करते हैं, मथुरा मूर्ति कला। तो ये सब बहुत बात की है। और सबसे पहले भी मूर्तियां बनी तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी, जो खुद मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, उन्हीं की मूर्तियां सबसे पहले बनी। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तो ये अभी बनी है 4th में, 3rd में, 4th सेंचुरी में। उससे पहले मूर्तियां थोड़ी होती थी। बौद्ध धर्म को जो है ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत पॉपुलर था और वो एक गहरा, एक एक्सट्रीम पिनास मांगता था, उसमें तपस्या बहुत गहरी थी। आपने देखा कैसे तालिबान और वो जो उन्होंने मठ तोड़े थे, मंदिर तोड़े थे और मूर्तियां तोड़ी थी अफगानिस्तान में, तो कितने कितने जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के अंदर कंदराओं में बैठ बैठ करके बौद्ध भिक्षु साधनाएं करते थे। तो आम आदमी की हिम्मत टूट जाती थी, बोले हम तो कभी भी धर्म को धारण ही नहीं कर पाएंगे, हम तो कभी भी धार्मिक नहीं हो पाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, फिर हिंदू धर्म का ये कैलेंडर जो बने हुए हैं, देवी देवता ये सब 10 अवतार और ये सब, तो सारे पुराण जो हैं आपको पोस्ट वैदिक पीरियड में लिखे गए, तो उसको हम पौराणिक समय कहते हैं। और उसके माध्यम से धर्म को सरल बनाया गया। घर घर जाकर के लोगों ने कहा ऐसा कैलेंडर टाइप, ऐसा एक फोटो, इस टाइप का फोटो तो नहीं थे उस समय में, लेकिन इस टाइप की मूर्ति घर में लगा लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती लगा देना। तब ये आया था कि अगरबत्ती भी पता नहीं उस समय थी कि नहीं, लेकिन ये जो पूजा दर्शन जो मैं आपको बता रहा था, ये लोगों को समझाया गया कि उसके लिए कंदराओं में बैठ करके वहाँ
गुफाओं में बैठ करके तपस्या करने की जरूरत नहीं, भगवान को आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। ये सिंधुती शताब्दी में इस रूप में आया था, और उसी समय के सारे मंदिर हैं हमारे, चाहे कार्बन डेटिंग करा लो। इसलिए यहाँ ढूंढ रहे हैं कि हर मंदिर जो है, मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, उस मंदिर के नीचे देखोगे तो बौद्ध मठ मिलेगा। मंदिर जो बने अधिकांश बौद्ध मठों को ध्वस्त करके उसके ऊपर मंदिर बना दिए गए। तो हिंदू राजाओं ने बौद्ध मठ ध्वस्त किए थे, फिर मुसलमान राजा आए तो उन्होंने मंदिर ध्वस्त करके मस्जिदें बना दी उसके ऊपर। तो ऐसे खुदाई तो करते जाओ, तो वो तो विवाद पे विवाद। तो इसलिए वो कहा गया था कि स्टेटस को बना के रखो, यथास्थिति बना के रखो, कहीं कोई खुदाई मत करो, ड्रामा मत करो। ऐसे तो फिर आपकी उम्र इसी में निकल जाएगी। जैसे कोई बच्चा अभी 20 साल का है तो कब कर्फ्यू लगेंगे, बार बार कर्फ्यू, बार बार कर्फ्यू, बार बार कानून व्यवस्था की हालत खराब होगी, कई लोगों का एजुकेशन बिगड़ेगा। हुआ था ना अभी कोरोना में, 2 साल में एजुकेशन कितना खराब हो गया। तो ऐसे तो हम कभी जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, यही खोदते रहो। फिर आ जाएंगे बोले हमारा वाला खोद दो इसके नीचे, फिर वो आएगा, फिर वो ऐसे, तो फिर तो झगड़ा ही हो जाएगा। तो जो है हम जो बात बता रहे हैं वो ठीक है, सिद्धांतों और आदर्शों की बात। वो कहाँ है, भगवान के सिद्धांत और आदर्श कहाँ है? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पुराने अपने स्टाइल में चला गया था क्योंकि हम लोग, ये मेरा फेवरेट फील्ड है बात करने का, तो ये तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अध्ययन भी किया है और बहुत गहराई से समझा है, और गुरुजी का साहित्य पढ़ा है बहुत अच्छे से। उसी के आधार पर मैं ये दावे के साथ ये सारी चीज़ें कह पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत गहन अध्ययन है। और 18-18 घंटे लिखते थे हमारे गुरुजी, तो हम उनके शिष्य होने के नाते उनके बिहाफ पे बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से बात कर पाते हैं। और साथ ही साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, और पॉलिटी भी पढ़ाते हैं, और हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी भी पढ़ाते हैं, और सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और इन सबको जोड़ते भी हैं। तो ये धर्म दर्शन बहुत कम लोग, सिविल सर्विसेज को पढ़ाने वाले लोग धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते, या इस तरह से आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन नहीं करते। तो ये वाला तो फील्ड उनका बहुत ही कमज़ोर होता है, तो हम तो उसमें भी मजबूत हैं, हम तो उसमें भी बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इससे आपको फ़ायदा होगा और दिमाग थोड़ा सा दुरुस्त होगा। नहीं तो आप एक डायलेमा में जी रहे हैं ना, अगर सोशल मीडिया में जाते हैं तो बकवास बोलते हैं, तो करें क्या? कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सब समय के साथ सब ध्वस्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकती ये चीज़ें। ये सब नष्ट होने के लिए ही है, ये सब नष्ट होने के लिए, तो ये टेम्परेरी है, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी में आदमी, जैसे कोई आदमी गुस्से में हो और तलवार उठा ले और दांत भींच के रखे, तो कितनी देर तक इस स्थिति में रह सकता है? ये टेम्परेरी होता है 5 मिनट का, 10 मिनट का, थोड़ी देर बाद थक जाएगा ना, फिर बहुत ज़्यादा जब लुढ़कने को हो जाएगा तब हो सकता है आवाज़ लगा रहे भाई मुझे कोई पकड़ो भी। तो नहीं, तुम तो बड़े 30 मार्का बन रहे थे अभी, तो कब तक रह सकता है? तो समाज भी बहुत ज़्यादा देर तक तनाव में नहीं रह सकता, राजनीति भी बहुत ज़्यादा देर तक तनाव में नहीं रह सकती, इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा तनाव सहन नहीं कर सकती। सबकी विश्रांति अवस्था आती है, थकान की अवस्था आती है, फटीग होता है सबको, तो फटीग होगा और अपने आप सब दुरुस्त हो जाएगा, अपने आप लोग ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है सॉल्यूशन मिला होगा। चलिए अब देखते हैं वापस अपने इस पर, बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत सारा हंगामा हो गया बीच में, मैंने कोई कमेंट नहीं किया था, तो इसी से एक ही में सारा ही आ गया, है ना। चलिए, तो एक और चीज़ और जोड़ लीजिएगा, माइक्रोबायोलॉजी दिया था उसमें, पिछले बार वाले में आपको दिया था माइक्रोबायोलॉजी। यस, देखो माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत होती है 1600 में। माइक्रोबायोलॉजिस्ट पहले जो है माने जा सकते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो थे, वैसे तो हम रॉबर्ट हुक को भी मानते हैं। रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को एक तरह से डिस्कवर किया था, माइक्रोस्कोप में सेल देखा था उन्होंने, कोशिका। तो वो जो सेल है कोशिका, वो सबसे पहले वो बताते हैं कि कैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें बहुत सारे होल होते हैं, सेल होते हैं, कोष्ठ होते हैं, वैसा ही ये एक सेल है। यही उन्होंने कॉर्क जो था, उस कॉर्क को कट करके माइक्रोस्कोप में देखा था और उसको सेल कहा था, एक चैम्बर को सेल कहा था कि ये सेल है। अभी भी हम सेल कोठरी को कहते हैं ना, ये जो जेल में होती है, तो एक सेल में बंद कर दिया उसको, सेल में बंद कर दिया, मतलब कोठरी में बंद कर दिया। तो ये जो खोज हुई थी रॉबर्ट हुक की, वहाँ से माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन माइक्रोस्कोप का आविष्कार और बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं एंटोनी वॉन
ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट तो क्या थे, वो कांच घिसने का शौक था उनको। तरह तरह के कांच लाते थे, उसको घिसते थे, तो लेंस बनाते थे। वो लेंस शब्द तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन कांच घिसते थे तो फोकल लेंथ डिफरेंट हो जाती थी, अलग अलग टुकड़े की, हर पीस की फोकल लेंथ अलग होती थी। वो 2 लेंस को आगे पीछे रख करके देखते थे तो काफ़ी बड़ा दिखने लगता था, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, तो इतना बड़ा दिखने लगता था। तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप एक तरह से उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबसे पहले तैयार कर दिया खुद के अपने हाथ से। इसलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने अपने दांत का स्कम निकाला, जो कचरा होता है दांत का, और उसको पानी में मिला करके उसके नीचे देखा तो उनको कुछ हिलता हुआ नजर आया। तो उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को लिखा उस समय में, तो उन्होंने कहा ये आपने बैक्टीरिया खोजा है, जीवाणु खोज लिया आपने, बैक्टीरिया। तो फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया, तो माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ये भी इसी में जुड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स में। तो बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स में जेनेटिक्स भी है, सेल बायोलॉजी भी है, माइक्रोबायोलॉजी भी है, ठीक है, और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी है, डार्विनिज्म भी है, और एक और आपको बताया था अभी यूजेनिक्स, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट जोड़ जाड़ करके बेसिक्स बनते हैं किसके, बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो थोड़ा सा डीएनए और आरएनए को समझ लीजिएगा। डीएनए और आरएनए की संरचना बहुत ज़रूरी है, खास करके डीएनए की समझोगे तो आरएनए की अपने आप आ जाएगी। डीएनए जो है वो हमारे जीवन के सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हीं के सेगमेंट्स को हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है, उन्हीं के कुछ हिस्सों को हम लोग जीन कहते हैं। तो जीन हम तब कहते हैं किसी को, डीएनए का उतना हिस्सा जो किसी एक प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार हो। किसी भी प्रोटीन में जैसे 51 अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन में, तो ऐसे अमीनो एसिड्स की संख्या होती है। तो जितने अमीनो एसिड होते हैं उतने ही आपके पास नाइट्रोजनस बेसेस होने चाहिए, क्योंकि हर नाइट्रोजनस बेसेस एक जेनेटिक कोड तैयार करेगा। 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिलकर के एक जेनेटिक कोड तैयार करेंगे तो उसका ट्रिपलेट बनता है। तो 3 नाइट्रोजनस बेसेस यानी जितने जीन हैं, जितने एमिनो एसिड्स हैं, उसमें इंटू 3 करना पड़ेगा आपको, उतने नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेसेस, फॉस्फेट और शुगर, ये 3 चीज़ें मिलकर के डीएनए बनाती हैं। आरएनए भी यही बनाती है, ठीक है। तो आपने अगर अच्छे से डीएनए आरएनए पढ़ लिया होगा तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम इसी घटना को बुनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। इसी को रेगुलेट करते हैं अपने हिसाब से, प्रोटीन सिंथेसिस को हम अपने हिसाब से करवाते हैं, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये होता है कि डीएनए एमआरएनए बनाता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को एक मैसेज के रूप में देता है, आरएनए के टुकड़े के रूप में, और वो आरएनए जो है वो अपना मैसेज लेकर के ट्रेवल करता हुआ न्यूक्लियस से बाहर जाता है। प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस के बाहर जाता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल में, और वहाँ राइबोसोम पर पहुँच करके ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो अमीनो एसिड लेके आता है, और राइबोसोम की जो निचली यूनिट है वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। वहाँ एक एक अमीनो एसिड ला करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस पढ़ लीजिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, सबके एनिमेशन मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। बट बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी, ये होता है पूरा प्रोसेस। तो राइबोसोम पर जो घटना होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसका, इस स्क्रिप्ट का वहाँ ट्रांसलेशन होता है, वो कोड में होती है, तो वो डिकोड करता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेट करना मतलब डिकोड करना, वो डिकोड कर देता है। डिकोडिंग वहाँ होती है। तो डिकोडिंग का मतलब होता है प्रोटीन, और ये नॉन एम्बिगस होता है। सबसे बड़ी चीज़, जेनेटिक कोड जो होते हैं वो नॉन एम्बिगस होते हैं,
उनमें कभी भी कोई शंका नहीं होती। एलेनिन, ग्वानिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ऐसे 20 अमीनो एसिड्स हैं। और अगर कोई घास के अंदर अमीनो एसिड, जैसे मिथियोनिन की बात करते हैं AUG, तो AUG मिथियोनिन बनाता है, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन, ये तीनों मिलकर के अगर वो मिथियोनिन बनाता है तो मिथियोनिन घास में भी वही बनाएगा, AUG, मच्छर में भी वही बनाएगा, चींटी में भी वही बनाएगा, बरगद के पेड़ में भी वही बनाएगा। तो इसलिए सारे लिविंग बींग्स जितने भी, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट, एक जैसा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एक जैसा प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए कहा जाता है ना, पौधे में भी परमात्मा है, ठीक है, यानी पौधे में भी कोशिका है, पौधे में भी प्रोटीन सिंथेसिस है, पौधे में भी DNA है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के देखें तो DNA, ठीक है ना, गॉड, तो गॉड की तरह, क्योंकि वही डिसाइड करता है, डिटर्मिनेशन का काम उसी के पास, वही तय करता है कौन सी प्रोटीन बनेगी। वो एक्सप्रेसिव प्रोटीन के रूप में होता है, इसलिए उसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन, DNA एक्सप्रेशन। प्रोटीन सिंथेसिस का एक नाम और है जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन किस रूप में अभिव्यक्त होता है। अभी मैंने कहा था भगवान अभिव्यक्त होता है आदर्शों और सिद्धांतों के रूप में, DNA अभिव्यक्त होता है प्रोटीन के रूप में। अगर प्रोटीन खराब है तो इसका मतलब DNA के मैसेज में खराबी है, या तो स्क्रिप्ट लिखने में खराबी है या फिर उसको ट्रांसलेट करने में कहीं ना कहीं खराबी है। आपने घर से टाटा टी मंगाया था, घर वालों ने सामग्री में लिखा था, ग्रोसरी में मम्मी ने लिखा था, आपके घर पे जिसने भी स्लिप बनाई थी सामान की उसमें लिखा था कि टाटा की टी, कैप्टन की टी, या कई जो भी चाय पत्ती आप लोग पीते हैं ताजमहल वाली, तो आपने लिखा था 500 ग्राम लिखा था, 500 ग्राम का पैकेट, कंपनी भी लिख दी थी। बट जब आप सामान चेक कर रहे थे तो वो कोई दूसरा ही था, दूसरी चाय पत्ती थी और वजन भी दूसरा था। इसका मतलब कहाँ गड़बड़ हो सकती है, या तो चिट्ठी लिखते समय जो स्लिप बनाई जा रही थी, लिस्ट बनाई जा रही थी, वहीं गड़बड़ हो गई, लिखने में गड़बड़ हो गई। तो लिखने में गड़बड़ हो गई तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल की प्रॉब्लम हो गई, यानी DNA से जो mRNA बन रहा है वो ठीक से नहीं बना, और mRNA बन गया तो वो चल करके दुकान पे गया, यानी राइबोसोम पर। तो राइबोसोम अगर ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, ट्रांसफर RNA ठीक से अमीनो एसिड ला करके नहीं डाल रहा है, तो दुकानदार ने गलत पढ़ा है उसको, उसने गलत नाम बोल दिया, अपने लड़के को कहा कि लाओ ये पाली चाय पत्ती ला के डालो इस बैग में, उसने गलत, या फिर उसने गलत सुन लिया, दुकानदार ने सही बोला था लेकिन उसने गलत सुना, ये संभावना भी है। अच्छा, उसने सुना भी ठीक था लेकिन उसके हाथ ने गलत उठा लिया डब्बा। तो किसी भी प्रकार की एरर जो होगी वो गलत प्रोटीन बना देगी। तो ट्रांसलेशन में वहां ट्रांसफर RNA अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, लेकिन जिस अमीनो एसिड को पकड़ के, हमेशा ऐसा दूसरा डब्बा कब आता है जब दुकानदार के पास में वैसा वो वाला ब्रांड मौजूद नहीं है, या आधा किलो वाला डब्बा नहीं है, तो वो 1 किलो का पकड़ा देगा या फिर दूसरी कंपनी का पकड़ा देता है। आपने देखा है ना ये। मान लिया जाए आपके अंदर फूड न्यूट्रिशन ठीक नहीं है आपका, और जो अमीनो एसिड आपकी बॉडी को चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए वो आप खाते ही नहीं हो, तो डिफिशियंसी हो जाएगी, तो रोग हो जाएंगे, डिजीज। प्रोटीन की कमी से क्या हो जाएगी? डिजीज हो जाएगी। बीमारियां तभी होती हैं जब प्रोटीन नहीं बन रही होती या गलत प्रोटीन बन रही होती है। बीमारियों का मतलब गलत प्रोटीन या प्रोटीन एब्सेंट। समझ में आ गया? तो इसलिए वो न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम, इसलिए अगर आपने वो प्रोटीन खाना शुरू कर दिया तो शायद बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो सही बनने लग जाएगा। अगर दुकान में ला करके वो भर दिया वाला कंपनी का डब्बा, तो लड़का वही वाला डालेगा ना, फिर अवेलेबल है। तो आपके साइटोप्लाज्म में अगर कोशिका में है नहीं अमीनो एसिड, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड जो कुछ मिलेगा उसी से बना देगा और प्रोटीन बना के रवाना कर देगा।
बाद में शरीर में कमी महसूस होगी। आ गया ना। तो हम जो ब्रेन टॉनिक पीते हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, इसलिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ये कमजोर बच्चों को, क्योंकि मेमोरी जो होती है हमारी वो भी एक प्रोटीन है, याददाश्त भी प्रोटीन है। तो हम जो कुछ चैप्टर याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, तो शंखपुष्पी कैसे मदद करती है, बादाम कैसे मदद करता है, यूनिक टाइप के कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स में होते हैं, इसलिए वो बहुत महंगे मिलते हैं। इसलिए ये चीज़ें बहुत महंगी है मार्केट में। मेमोरी को जो भी बढ़ाती हैं, शरीर को जो भी प्रोटीन देता है, प्रोटीन वाली चीज़ें सब महंगी है, क्योंकि बिल्डिंग सोर्स है, ये निर्माणकारी प्रावस्था है, कंस्ट्रक्टिव फेज है। आ गया समझ? कंस्ट्रक्शन करती है, कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। कई सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जिससे कॉन्फिडेंस आता है, हार्मोन्स होते हैं, कई सारे हार्मोन्स भी प्रोटीन है। बट एंजाइम्स आर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, एक्सक्लूसिवली प्रोटीन। सारे एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझिएगा कि एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट होते हैं और उनकी प्रेजेंस में ही सब कुछ होता है। इसलिए सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी की एंजाइम्स के उसमें होती है। सो एंजाइम एक्शंस जितनी भी हैं, एंजाइमेटिक एक्शंस हैं, वो प्रोटीन एक्शंस हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी इसी को फोकस करती है, इसी से बीमारियों को ठीक करती है। प्रोटीन सिंथेसिस को दुरुस्त करने का नाम ही बायोटेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियली, न्यूट्रिशन बढ़ा के नहीं, दवाइयां खा करके नहीं, कैंची और सुई धागे से आर्टिफिशियली हम जाकर के डीएनए में, जीन में छेड़छाड़ करते हैं और वहां जाकर के टारगेट करते हैं। उसी को बोलते हैं जीन टारगेटिंग। जीन टारगेटिंग, डीएनए टारगेटिंग, वो उसी जगह के जाकर के रिपेयर करता है। तो एक और ब्रांच है इसकी, टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी में मैंने बताया था कि जो बच्चे कुरूप पैदा होते हैं, कुरूप बच्चे, तो जो प्रेग्नेंट महिला है जिसका बच्चा होने वाला है, अगर मान लिया जाए वो कुछ ऐसी दवाइयाँ खाती है जो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनमें केमिकल्स बहुत खतरनाक है। तो खतरनाक केमिकल जो है वो बच्चे का निर्माण हो रहा है, यानी फास्ट प्रोटीन। बच्चा गर्भ में है, यूट्रस में जब बच्चा होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। आपातकाल है वो, इमरजेंसी है, और इमरजेंसी लगी हुई है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही नया शरीर बन रहा है। तो इतना भारी मात्रा में प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है कि हर पल, हर सेकंड कहीं न कहीं प्रोटीन बन रही है। और ऐसे में आप, महिला ने सर दर्द हुआ, मार्केट से कोई दवाई बुलाई, किसी को भेजा और कहा कि मेडिकल की दुकान से सर फटा जा रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, कुछ भी गोली खा ली, खाली पेट खा ली। जिसको दूध के साथ लेना चाहिए उसको खाली पेट खा लिया, या और मच्छर काट गया तो बुखार आ गया तो उसके लिए कुछ दवाई खा ली, टाइफाइड हो गया तो उसके लिए कोई दवाई खा ली। और कई बार डॉक्टर भी झोला छाप डॉक्टर होते हैं, तो वो कुछ तो भी दे देते हैं, वो पूछते ही नहीं कि किसके लिए ले जा रहे हो। इसलिए डॉक्टर बोलता है ना, महिला है तो प्रेग्नेंट तो नहीं है, ऐसा पूछते हैं। उम्र कितनी है ये भी पूछते हैं। तो कौन सी दवाई किस उम्र के बच्चे को होनी चाहिए, कितने उम्र तक के बच्चे ले सकते हैं, बड़ों की कैसी होती है, बुजुर्गों की कैसी होती है, एज के हिसाब से। इसलिए आप देखते हो मेडिकल के पर्चे पे एज जरूर होती है, सेक्स जरूर होता है। मेल ले सकता है तो क्या फीमेल भी ले सकती है? और फिर खास करके जब वो प्रेग्नेंट है तब ले सकती है कि नहीं? अंडर वेट वाला ले सकता है क्या? तो इसलिए कई जगह वेट भी लिखा रहता है, कई जगह ब्लड प्रेशर भी साइड में लिख देते हैं, कई जगह हीमोग्लोबिन वगैरह और ब्लड टेस्ट कराया होता तो वो भी साइड में लिख देता है डॉक्टर, डिस्क्रिप्शन में पूरी हिस्ट्री लिख देता है कि क्या क्या प्रॉब्लम। तब बहुत अच्छे से इलाज हो पाता है, तब अच्छे से दवाई दी जाती है। लेकिन ऐसे ही जब दवाई खा जाते हैं तो क्या होता है कि वो ये जो जेनेटिक कोड्स हैं उनके बीच में वो केमिकल्स घुस जाते हैं और वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की तरह एक बिहेव करने लगते हैं और वो गलत प्रोटीन बन जाएगी, गलत प्रोटीन बन जाएगी। आ गया ना समझ? जैसे आपको सूचना देनी है पुलिस में बहुत सारे कि एक थानेदार इसको कहेगा, वो कहेगा। आपने मूवीज में देखा होगा और खास करके बॉर्डर के ऑपरेशंस में देखा होगा कि
एक सैनिक यहाँ खड़ा है जो ऊपर वाले को चिल्ला के कहेगा कि तुम मुझे सपोर्ट करो, लेकिन उसी का गला पहले वो कर देता है, तो वो ऊपर सूचना नहीं दे पाता आगे वाले को, उसका गला काट देता है, तो वो बताने वाला खत्म हो गया, तो ऊपर वाला तो निश्चिंत होगा, उसको लगता है सब कुछ ठीक ठाक ही है, और फिर वो वहाँ चढ़ जाते हैं और उसको ऊपर वाले को भी मार देते हैं, फिर आगे सूचना नहीं देने देते। ठीक यही चीज़ यहाँ होती है प्रोटीन सिंथेसिस में। ये जो केमिकल्स होते हैं, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो सीक्वेंस है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें बीच में एंटर कर जाते हैं और उनको कंफ्यूज कर देते हैं, तो ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्रोटीन नहीं बनती, क्योंकि ट्रांसलेशन करने के लिए तो पहचानते ही नहीं है ना, उस नाम का तो कोई अमीनो एसिड है नहीं वहाँ, क्योंकि वो तो केमिकल है, वो कोई नाइट्रोजनस बेस थोड़ी है, तो नाइट्रोजनस बेस नहीं है, उसकी जगह पर एक केमिकल है। इसी को बोलते हैं म्यूटेशन, ये म्यूटेशन। और ऐसे म्यूटेशन बड़े हानिकारक होते हैं, लीथल होते हैं, फेटल होते हैं, बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं। कुछ तो म्यूटेशन वायरस के म्यूटेशन है, जो आपने अभी वायरस के म्यूटेंट देखे थे, तो वो बहुत वायरुलेंट था। शुरू में वायरस जब आया तो वैसा था, लेकिन बाद में उसने और तबाही मचाई। दूसरी लहर थी तब आपने देखा और तबाही मचाई। तीसरी लहर में उसके, दरअसल वायरस की जिंदगी बहुत छोटी है, सुबह से शाम में उसके 1000 जन्म हो जाते हैं, लाखों जन्म हो जाते हैं, क्योंकि वो तो 1 सेकंड में ही नया जन्म हो जाता है उसका, 1 से 2 हो जाता है वायरस मिली सेकंड्स में। तो शाम तक तो उसके लाखों जन्म हो चुके हैं, लाखों पीढ़ियां बदल गई है उसकी, वायरस की। तो सुबह से शाम तक लाखों पीढ़ियां बदल गई, तो उसमें गुण एडाप्टेशन आएगा, गुणों में परिवर्तन आ जाएगा। तो वो जो आप देख रहे थे कि ये जो है अभी कौन सा वर्जन आया हुआ था, डेल्टा वाले ने बहुत तबाही की थी। लास्ट में हमने बोला ओमिक्रॉन आया। ये सब क्या है? ये म्यूटेंट है, आफ्टर म्यूटेशन। लेकिन वायरस भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पे काम करता है, एडेप्टेशन पे काम करता है। वो भी जिंदा रहना चाहता है, वो होस्ट को मारना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि मनुष्य मर जाए, क्योंकि अगर सारे मनुष्य मर जाएंगे तो उसे भी मरना पड़ेगा। इसलिए वो साधारण स्वरूप धारण करता है। ऐसा नहीं कोरोना कहीं गया, आप जितने बैठे हैं उनमें से भी किसी को कोरोना हो सकता है, हमको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, बट वो हमारे लक्षण एक्सप्रेस नहीं हो रहे। मामूली बुखार, हल्का सा सर दर्द हो सकता है कि हम थोड़ा सोएं और ठीक हो जाएं, ये मार्केट से कुछ छोटा मोटा पैरासीटामोल लें, और क्योंकि हमने जो वैक्सीन लगाई थी वो भी कोरोना ही था एक तरह का। कोरोना का मरा हुआ वायरस था, कमजोर वायरस था, खास करके कोवैक्सीन में। ठीक है, तो ये जो डेड किल्ड वायरस थे, लगभग ऐसी स्थिति में हमारा कोरोना का कोविड वायरस चला गया है एडाप्टेशन के बाद, क्योंकि उसने म्यूटेशन कर लिया है। अब उससे वो वाली प्रोटीन नहीं बनती खतरनाक वाली जो फेफड़ों को जाके जाम कर देती थी, अब वैसी प्रोटीन नहीं बनती उससे। और हमने भी एंटीबॉडी बना बना के उसको सिखा दिया सबक, और उसने भी सबक सीख लिया कि इनके साथ रहना है, तो अब ह्यूमन सोसाइटी में तो रहना है, और अब हमेशा रहेगा वो। कोरोना कहीं नहीं जाएगा, कोरोना आ चुका है हमारे पास और हमारी सोसाइटी में आ चुका है, और अब घर घर में कोरोना है। घर घर में इसलिए कि कोई वस्तु पड़ी है उसके ऊपर हो सकता है कोरोना हो, आप हाथ लगाएंगे उस दिन आपको हो जाएगा, लेकिन अभी तो है 7-8 दिन तक तो जिंदा रहेगा वो। अब मार्केट से कोई खरीद के लाए, वहाँ जो सामान डाल रहा था बैग में, उस लड़के ने खांस दिया, तो वो खांसी के साथ वो वहाँ चला गया उसके ऊपर। अब वो ठीक है, उस सामान को आप अभी हाथ नहीं लगा रहे हैं, जिस जगह पे वायरस है उस जगह पे आपका हाथ टच नहीं हो रहा, लेकिन किसी भी दिन बीच में हाथ टच हुआ और आपने मुंह पे लगाया या खाने की किसी चीज़ पे लग गया तो आपको हो जाएगा, और हल्का बुखार है। इसलिए घर घर में कोरोना मौजूद है, चारों तरफ कोरोना मौजूद है, बट वो एडाप्टेड हो चुका है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। म्यूटेंट आ गया समझ में, यही म्यूटेशन। तो म्यूटेशन भी लिखिएगा। ये विकास के सिद्धांतों में म्यूटेशन एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। मेंडल तो ये सब बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे म्यूटेशन के बारे में, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होते जाते, लेकिन अचानक से सडन ऐसा चेंज जो चौंका दे, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। एकदम से चेंज हो जाए। जो कंटिन्यूअस चेंज होते हैं, सिंपल चेंजेस होते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। यूँ तो क्रॉसिंग ओवर होता है तो कोई भी अपने माता पिता का हूबहू कॉपी नहीं होता,
लड़का अपने पिता का नहीं होता, जो लड़की होती है वो अपनी माँ की कॉपी नहीं होती, कभी नहीं होती। क्यों नहीं होते? थोड़ा थोड़ा असर दूसरा एक दूसरे का आता है, क्योंकि जब ओवम बन रहा होता है और स्पर्म बनता है उससे पहले ही क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। इसलिए मियोसिस आप पढ़ते हो ना, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, एक और इंपॉर्टेंट होमवर्क, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखना आना चाहिए आप। माइटोसिस एंड मियोसिस, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मियोसिस जो होता है उसमें जो जाइगोटिन स्टेज होती है जहां कैजमेटा क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्रोमोसोम अपनी आर्म्स को चेंज कर लेते हैं, जो जहां से जुड़े होते हैं वहां से ब्रेक होकर के दूसरी आर्म के साथ जुड़ जाते हैं। तो मदर जब ओवम बनाती है तो अपने जो 23 क्रोमोसोम देगी, वो कंट्रीब्यूट करेगी नए बच्चे के हिसाब से। जो एक्स क्रोमोसोम जाएगा मदर की तरफ से, उस एक्स क्रोमोसोम में ऑलरेडी ब्रांचिंग हो चुकी, ऑलरेडी अलग अलग जो आर्म्स हैं वो टूट करके उस सिस्टम को बिगाड़ चुके हैं जो मदर का ओरिजिनल सिस्टम है। वो तो क्लोनिंग करने वाले ओरिजिनल कॉपी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो माइटोसिस से सोमेटिक सेल को पकड़ते हैं। क्लोनिंग करने वाले ओवम को नहीं लेते, वो क्लोनिंग करने वाले क्या लेते हैं? सोमेटिक सेल लेते हैं। तो सोमेटिक सेल में तो क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है, वो तो मियोसिस में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? सेक्स सेल्स में, गैमिट्स में। सोमेटिक सेल्स वो होती हैं जो बॉडी सेल्स होती हैं, हमारे हेयर में, ब्लड में, स्किन में जो सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स हैं, ठीक है ना। तो वो गैमिट्स में तो ऑलरेडी क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। इसका मतलब वो जो पूरा सिस्टम है, मदर की जो ढांचा है पूरा का पूरा, उसका हाइट, उसका बोलने का तरीका, उसके बाल, उसका कलर, फादर का इसी तरह से, स्पर्म बनाते समय फादर का, तो ये सब चेंज हो चुका है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, 10%, 20% चेंज हुआ, 80% तो सेम है। लेकिन नेचर ने ये किया है कि हमेशा वो गैमेट्स बनाते समय 20% बदल देती है, नेचर हमेशा बदल देती है। स्पर्म में भी बदल देती है स्ट्रक्चर को, और ओवम में भी बदल देती है। इसलिए अगर कोई जाकर के डोमिनेंट भी हो जाए कोई क्रोमोसोम, आगे वाली पीढ़ी में जाकर के वो 23 क्रोमोसोम अगर डोमिनेंट भी कर जाए, तो भी सारे लक्षण 80% से ज्यादा लक्षण मैच ही नहीं करेंगे। 80% से ज्यादा लक्षण मैच ही नहीं करेंगे। इसीलिए तो हम सब इतनी डाइवर्सिटी है। दुनिया में कोई भी एक जैसा नहीं होता, ये सगे दो भाई भी नहीं होते। वहां क्या होता है कि वो जो ट्विंस होते हैं ना, सियामीज ट्विंस या जो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में 2 टुकड़े हो जाते हैं उसके ओवम के, तो 2 फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, तो उससे 2 बच्चे बन जाते हैं। और खास करके सेम सेक्स जब होते हैं, लड़का लड़का और लड़की लड़की जो जुड़वा होते हैं, तो वो पूरे एक जैसे दिखते हैं। बट उनका भी चूंकि वो एक के 2 टुकड़े होते हैं ना, एक के 2 टुकड़े होते हैं, तो एक का राइट साइड हाथ चलेगा, एक का लेफ्ट हाथ चलेगा। एक लेफ्ट हैंडर होगा, एक राइट हैंडर होगा। एक में जो ये वर्ल हैं वो यूं होंगे, तो एक में यूं यूं होंगे। एक में हाथ में जो रेखाएं यूं यूं हो जाती है, तो उस दूसरे की ऐसे ऐसे जाएंगी। तो हर जगह पे वो उसका उल्टा होगा, बारीक बारीक जो संरचनाएं होंगी वो उल्टी होंगी, क्योंकि वो एक का 2 टुकड़ा होगा। और वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, बट वो माता पिता से नहीं मिलते। लड़के होंगे तो वो माता पिता से नहीं मिलते, और लड़की होती तो माँ से नहीं मिलती, क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर तो ऑलरेडी डन है। वो तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद 2 टुकड़े हुए हैं, इस वजह से दोनों सेम दिखते हैं। बात समझ में आई ना? तो आज ट्विंस वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो आपको ट्विंस भी पढ़ा दिया, जाइगोटिक ट्विंस। उसको जाइगोट के 2 टुकड़े हो जाएंगे तो उसको ट्विंस कहेंगे। और मान लीजिए फर्टिलाइजेशन के पहले ही 2 टुकड़े हो गए, तो एक लड़का और एक लड़की ट्विंस बन जाएंगे, ठीक है। कई बार ट्विंस तो होते हैं, दोनों लड़के होते हैं, लेकिन एक जैसी नहीं दिखती, इसका मतलब वो पहले अलग हो गया था। जाइगोट के 2 टुकड़े होंगे तो फिर वो एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। और वो जो जुड़े हुए बच्चे होते हैं, सिर के यहाँ से, पेट के यहाँ से, कमर, उसको बोलते हैं सियाम। उसको बोलते थे थाईलैंड को, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम,
SIAM, हिंदी में हम श्याम देश बोलते हैं, इंग्लिश में उसको सियाम लिखते हैं, SIAM, थाईलैंड का पुराना नाम। वहाँ सबसे पहले ये केस मिला था, इसलिए उसको बोलते हैं सियामीज ट्विंस। सियामीज ट्विंस नाम इससे पड़ा। ये सब जनरल स्टडी के क्वेश्चन है ना, MPPSC, UPSC, GS में कई बार पूछ चुका है कि सियामीज ट्विंस क्यों कहते हैं। तो कंट्री थाईलैंड की वजह से, वहाँ ऑप्शन में वो सियाम नहीं देता, थाईलैंड लिखता है, तो वो अंडरस्टूड है सियाम का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक्स में आता है। अब मैं बता देता हूं मेन टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं एक तरह से, क्योंकि जीन्स में इंजीनियरिंग हो रहा है। फर्स्ट स्टेप इसका होता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA, आइसोलेशन ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट सेल या जो भी डोनर सेल है। यानी कि आपको जो बनाना है, तो यहां हम इंसुलिन के एग्जाम्पल से बात करते हैं। इंसुलिन बनाना है यदि हमको, तो इंसुलिन का जीन जो है हमको आइसोलेट करना पड़ेगा ह्यूमन का, क्योंकि हमको ह्यूमन का इंसुलिन बनाना है। इंसुलिन की प्रॉब्लम इंडिया में सबसे पहले सॉल्व हुई CCMB, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, 1985। DNA फिंगरप्रिंटिंग आई, उसके 2 साल बाद हमारे यहाँ भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, राजीव गांधी को विजनरी प्राइम मिनिस्टर इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चेंज आता था उसके 1-2 साल बाद वो इंडिया में ले आते थे, चाहे वो कंप्यूटर क्रांति के लिए माने हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो। तो विजनरी प्राइम मिनिस्टर वो होता है जो अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, यूरोप के साथ, जापान के साथ, चाइना के साथ कदम से कदम मिलाकर के टेक्नोलॉजी में चले, सेना के हिसाब से नहीं, टेक्नोलॉजी। तो आप महाशक्ति बन सकते हो। महाशक्ति बनने के लिए R&D में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, एजुकेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फ्यूचर है ना, फ्यूचर ये है। ठीक है, अगर पैसा हवन कराने से आता हो कि हर अमेरिकन जो है हवन कराएगा और करोड़ों रुपया आएगा अपने को, तो फिर तो हम सब हवन ही कराने लग जाएं और करोड़ों कमा के बैठ जाएं। पैसा आ रहा है मोबाइल खरीदने से, और मोबाइल हम नहीं बनाते, वर्ल्ड क्लास तो बिल्कुल नहीं बनाते, हम दुनिया के सबसे घटिया मोबाइल बनाते हैं। भारत में 100 मोबाइल खरीदे जाते हैं दुकान से, तो उसमें से 8 भारत के मोबाइल होते हैं, 92 मोबाइल चाइना और अमेरिका के होते हैं, सैमसंग साउथ कोरिया का है। 92 मोबाइल बाहरी लोगों के हैं, 8 ही मोबाइल हमारे हैं। अभी हम बोल रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, एक्सपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी मोहल्ले में आटा चक्की हो तो सब लोग अपना अपना आटा जो है वो गेहूं डाल के जाते हैं और वो पीस के देता है। तो अब वो ये नहीं कह सकता आटा चक्की वाला कि इस मोहल्ले को खाना मैं देता हूँ, क्योंकि आटा ही मैं ही देता हूँ। तुम्हारे पास गेहूं, तो हम वो असेंबलिंग का काम करते हैं, आटा चक्की जैसा है। अभी हमने थोड़ा सा काम शुरू किया और हमारे यहाँ से लोग ले जाते हैं, तो हमको लगता है कि हम दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। वो गेहूं रख गया था, इस वजह से वो आटा है। तो एप्पल वाले ने फैक्ट्री खोली है कि आप असेंबलिंग कर दो, तो उसके पार्ट्स अलग अलग जगहों से बन के हमारे यहाँ असेंबलिंग होने लगी है। तो असेंबल होकर के फिर वो बिकने के लिए दुनिया में जाते हैं। तो उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कह सकते, वो एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट तो उसका है, किसका? एप्पल का। एप्पल आपसे इंपोर्ट थोड़ी कर रहा है, उसने तो आपको बनाने के लिए दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, वो मैगजीन बनाने वाला। तो जो मैगजीन तो मैं बनाता था, वाकई में तो मैगजीन की एडिटिंग पूरी मैं ही करता था, बनाता ही मैं ही था। कंप्यूटर पे बैठ के पूरा महीना बनाता था, एक दिन छपने के लिए जाती थी। तो छपने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में छपती थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस वाले ने बाइंडिंग करने के लिए एक झुग्गी में, एक आदमी झुग्गी में 4-5 लोग थे जो रहते होंगे उसके, वो बाइंडिंग करने का काम करते थे। उसमें पिन ठोकते थे और उसको एक जैसा काटते हैं मैगजीन को चौकोर A4 साइज में, और उसमें पिन ठोकते हैं। तो उनके पास छोटी मशीन ला रखी है उन्होंने पिन ठोकने वाली, तो वो ठेका लेते हैं, 1 रुपया एक मैगजीन का लेते हैं। तो जैसे मेरी मैगजीन 7,000-8,000 छपती थी, तो 8,000 रुपया उसको मिलता था एक मैगजीन का, 1 रुपया। लेकिन उसमें उसका खर्चा भी आता था और परिवार के सब लोग लग जाते थे और 2 दिन लग जाते थे।
तब जाकर के 8 मैगजीन को ठीक ठाक ठोक करके खड़ा कर पाते थे। तो उनको हो सकता है उसमें 2,000 रुपये 3,000 रुपये की कमाई भी हो जाती हो 3 दिनों में 4 दिनों में, बट परिवार के 5 लोग लगेंगे तब। लेकिन वो जब मैं प्रिंटिंग प्रेस में गया और हमारे प्रिंटर ने कहा कि आपका काम चल रहा है, अरे मैंने कहा देर हो रही भाई, मैंने तो 2-3 ऑटो 3-4 ऑटो बुला लेता था मैं, क्योंकि उसको फिर मार्केट में मुखर्जी नगर ले जाना, राजेंद्र नगर ले जाना, सब जगह शॉप पे मैं ही ले जाके देता था उसको सेल करने के लिए, क्योंकि हमने लोगों को रख के देखा तो वो धोखा दे के चले गए, तो हम ही जाते थे दिल्ली में सप्लाई करने के लिए। तो जब मैं ऑटो बुलवा लेता था तो वो जिद करते थे, भैया हमारा टाइम हो रहा है, ऑटो का आप एक्स्ट्रा पैसा तो दोगे नहीं, कोई 400 कोई 300 ऐसे 250, हम ऐसे ऑटो करके रखते थे। तो फिर हमने कहा बताओ वो कहाँ बना रहा है, पिन कहाँ लगा रहा है? बोले वो उधर पीछे झुग्गी है। तो एक बार मैं चला गया, उसने रास्ता बताया, उनके यहाँ से एक लड़का भेजा, बोले जरा देख लेते हैं प्रोग्रेस कितना टाइम और लगेगा। तो वो मुझे बताता है आपका मैगजीन मैं तैयार कर देता हूँ हर महीने 2 दिन में, पर इस बार 3 दिन लग गए, बारिश हो गई थी फलाना, बाकी बहुत मेहनत लगती है हमें आपका मैगजीन बनाने में। पूरा उसका कॉन्फिडेंस वैसा था जैसे सब कुछ वही करता है बताने का। तो जैसा बजट में बताया जा रहा है और जैसा संसद में बताया जा रहा है कि हम ये करने लगे वो करने, वो पिन ठोकने वाले जैसा है। बात समझ में आ रही ना? उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। असली R&D कुछ नहीं है, एजुकेशन ठप है, जीरो है, R&D के नाम पे जीरो है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 नंबर का बकवास चीज़ है। वो जो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है वो एक्सपोर्ट बताया जा रहा है उसको, वो एक्सपोर्ट नहीं है, असेंबलिंग है, असेंबलिंग है। आपके यहाँ के सस्ते श्रमिक को, सस्ते ट्रांसपोर्ट को, सस्ते लेबर को, उसको यूज़ किया जा रहा है, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पर उन लोगों को बिठा करके उससे ये कराया जा रहा है। अब आपके यहाँ से निकल करके जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपने निर्माण कर दिया है उसका। पूरी सप्लाई चेन, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा ऑफसेट आपका होना चाहिए, तब जाकर के आपका निर्माण, और वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। दुनिया के लोग उसको खरीदने के लिए तरसें, उसकी डिमांड हो, आपका हो और उसकी डिमांड भी हो और वो वर्ल्ड क्लास हो, तब आप महाशक्ति बनोगे। इसलिए लिए आपको टेक्नोलॉजी में नेक टू नेक चलना पड़ता है। अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी आई, अगले साल 6 महीने बाद किसी भी हालत में आपके पास होनी चाहिए, कम से कम सेकंड हैंड तो हो। हमारे यहाँ 10-10, 20-20 साल बाद टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इस चीज़ को समझना चाहिए, बहुत गंभीर चीज़ है, बिना उसके नहीं हो सकता। राजनीति अलग चीज़ है, वोट लेना अलग चीज़ है, लोकप्रियता बिल्कुल अलग चीज़ है। डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें आसान है, ठीक है, वो तो आसान है, बट रियल में ग्राउंड लेवल पे वर्क करना, असली में आधार बनाना, मजबूत करना, मजबूत आधार बनाना, उससे होगा। ठीक है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी ना हो और आत्मविश्वास हो तो वो भी गलत है। गलतियों पे काम करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी से आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए, ये जो डिजायर डीएनए निकालेंगे इसको फिर किसी प्लाज्मिड पर फिट करेंगे। तो पुराना लेक्चर देख लीजिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग का, बायोटेक्नोलॉजी वाला, वॉलंटियर डाल देंगे ग्रुप में, आप लोग सब ग्रुप से जुड़े होंगे, ग्रुप में जुड़ जाइए। जो लोग यूट्यूब से सुन रहे नहीं जाए तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा यूट्यूब पे, तो उसमें नंबर दिए हैं, उन पे जा कर के आप ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो पुराना ग्रुप में फिर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है, तो उसमें भी जुड़ जाइए, तो उसमें भी डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि आप बायोटेक्नोलॉजी का पुराना वो देख पाएंगे। तो वो जोड़ देंगे, तो वो प्लाज्मिड के साथ जो हम डिजायर्ड डीएनए को जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसी को कई बार हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल देते हैं। अब इसको हम किसी बैक्टीरिया में, होस्ट सेल में ले जा करके इंसर्ट करते हैं, वहाँ फिर मल्टीप्लाई कराते हैं, उसको हम क्लोनिंग या कल्चर कहते हैं, सेल कल्चर, सेल क्लोनिंग। और फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस करके इंसुलिन प्रोटीन बनाता है। ठीक है,
तो अब जो इंसुलिन होगा वो इंसान का होगा, इसलिए उसका नाम रखा था ह्यूम्यूलिन, HUMULIN, ह्यूम्यूलिन। वो इंसान का प्रोटीन है। उससे पहले हम बूचड़ खाने से, स्लॉटर हाउसेस से हम लोग पेंक्रियाज इकट्ठे करते थे, और जो गाय होती थी, बकरी होता था या भेड़, जो भी कटता था वहाँ, भैंस कटती थी, जो भी कटता था जानवर, सुअर भी, उन सब के पेंक्रियाज इकट्ठा करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस के जूस निकाल के उसी का इंजेक्शन बनाया जाता था। इंसुलिन के इंजेक्शन पहले वही होते थे। अब इंसुलिन का इंजेक्शन जो आता है वो ह्यूमन का होता है, ह्यूमन का, बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ, तो ड्रग्स में। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंसुलिन का, जा करके देख लीजिएगा। तमाम लोगों ने यही एग्जाम्पल लेकर के इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है, ठीक है। तो आज का होमवर्क में ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन पहले, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड क्योर, बीमारी का पता लगाना, डायग्नोसिस बोलते हैं उसको, प्रिवेंशन मतलब बीमारी की रोकथाम, और क्योर, क्योर में मेडिसिन आती हैं, प्रिवेंशन में टीके आते हैं, वैक्सीन्स, और डायग्नोसिस में टेस्ट आते हैं जिसमें पता लगाते हैं। पर इसके लिए मैंने आपको बताया था, डायग्नोसिस के लिए हिंदी में निदान शब्द है जिसका गलत अर्थ भारत में लगाया जाता है। पूरा भारत गलत व्याख्या करता है। निदान का मतलब होता है समस्या का पता लगाना, जबकि सारे नेता, सारे साहित्यकार, सारे पत्रकार, टीवी पे बैठे हुए सारे लोग बोलते हैं निदान का मतलब होता है समस्या का समाधान, जबकि वो गलत है, समाधान नहीं होता। निदान का मतलब होता है पता लगाना। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस को हिंदी में बोलते हैं निदान। आगे समझ, डायग्नोस करना। सब लोग बोलते हैं, इसका मतलब चीजें सही नहीं होती, ध्यान रखिए। कोई बहुत प्रमुख व्यक्ति हमारे देश का किसी बात को बोल रहा है, इसका मतलब वो सही नहीं है। सही सही होता है, गलत गलत होता है। टीवी पे कोई बोल रहे हैं तो इसका मतलब चीजें सही नहीं है। अखबार में अगर आ रहा है इसका मतलब चीजें सही नहीं है। किताबों में छपी हुई है तो भी चीजें सही नहीं है। सही बिल्कुल अलग होती है। सही होने के ये सब पैमाने नहीं है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसलिए भी चीजें सही नहीं होती, ध्यान रखिए। बहुमत से भी नहीं होता। बड़ा आदमी बोल रहा है इसलिए सही है, वो भी गलत है। विशेषज्ञ बोल रहा है तो भी कई बार चीजें सही नहीं होती। कोरोना के समय विशेषज्ञों ने बहुत बेवकूफ बनाया। वो एक ने कहा था, पॉल ने, जो सरकार का सलाहकार था, डॉक्टर पॉल, कि अभी 15 अप्रैल को कोरोना 0 हो जाएगा। 21 मार्च को ही बोल दिया था उसने कि 15 अप्रैल को 0 केस होंगे, 0, और उसके बाद ही सबसे ज्यादा मरे थे। वो अभी भी सलाहकार है सरकार का, अभी भी वो सरकार ने उसी को बिठा के रखा हुआ है, उसी से सलाह लेते हैं। 3-4 बातें गलत निकल गई उसकी। एकदम मूर्ख कार्टून जैसे लोग सरकार के सलाहकार हैं, और हटाया भी नहीं उनको। बिल्कुल फेल हो गए तो भी नहीं हटाते। हंसी उड़ गई, सारे अखबार वालों ने लिख दिया तो भी नहीं। कोरोना के बारे में तो बहुत तबाही है। मैंने तो खूब बोला है, शक्तिपीठ की क्लास में भी खूब बोला है, बहुत गालियां दी है। मैन मेड डिजास्टर है वो। मैंने आपको बताया था 1 करोड़ लोग मरे हैं, वो 5 लाख बताते हैं, और 1 करोड़ में से भी 50 लाख को आराम से बचाया जा सकता था। सिर्फ नीतियां ठीक करके, अकल से काम लेकर के, समय पहले उचित व्यक्तियों से सलाह लेके, सही नीति बना करके, सही ढंग से काम करके 50 लाख लोग आसानी से बचाए जा सकते थे। आप भी चपेटे में आते और कहीं उस वाले खतरनाक वाले के, तो हो सकता है नहीं बचते। तो जिन जिन लोगों ने सावधानी बरती, हम तो यहां बहुत पहले ही बोल चुके थे कि क्या करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, चलिए। खैर, तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने का अच्छा लगा आज का। चलिए ठीक है, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति
सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की